तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि तमाम ऐसी ही कहानियां, दिलचस्प कहानियां कुकू FM ऐप पर भी हैं, जहां पर जाकर आप सुन सकते हैं अपनी पसंद की कहानियां, हर तरह की अलग अलग फील्ड की कहानियां। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है। और ऐसी बहुत सारी कहानियों में खासतौर पर अगर एक कहानी की हम बात करें तो अजीत डोभाल NSA, उनकी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, उनकी जासूसी दुनिया की ज़िंदगी की कहानियाँ, उसके बाद NSA तक का उनका सफ़र दिलचस्प अंदाज में। तो कुकू FM ऐप पर भी आप अपनी पसंद की कहानियाँ सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की अपनी कहानी के ऊपर। किसी भी देश की अदालत में अगर आप जाएं जहां मुकदमे चलते हैं, सैकड़ों हज़ारों केस होते हैं, मोटी मोटी फाइलें होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अदालतों में जाने का कभी मौका मिला हो, मैं तो पता नहीं हज़ारों बार गया हूँ। तो वहाँ पे जब किसी केस नंबर पे बुलाया जाता है कि अगला केस नंबर ये, उससे पहले जज साहब के सामने सारी फाइल रखी होती है। वो तो थोड़ा सा होता है, बाकी और साइड में होती है। तो कई बार तो इतना इतना ढेर होता है, हज़ारों पन्ने, और दिन भर में पता नहीं कितने केस जज सुनते हैं। अब आप सोचिए कि किसी केस नंबर के बारे में एक पुकारा गया, अगले केस, अगला मुकदमा ये है, और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और उसके भी चीफ जस्टिस बैठे हों, और अचानक उस केस के आते ही वो फाइल की तरफ देखें भी नहीं, ना फाइल खोलें, और सीधे कहें कि अच्छा तो ये तुम्हारा केस है, तुम वही हो ना जिसने एक स्टूडेंट को, एक ब्राइट स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मारा, उसके जिस्म पर 17 बार तुमने हमला किया। इतना ही नहीं, जब तुम कत्ल कर रहे थे तब उसके मोबाइल पर फ़ोन आ रहा था, घंटी बज रही थी, कम से कम 2 बार कॉल आए, और दूसरी तरफ उसकी माँ थी। माँ को पता नहीं था, और तुम उसकी बेटी को लगातार उस वक्त मार रहे तेज़ धार हथियार से। ये बताओ कि ये सारी चीज़ें मुझे आज भी याद हैं, इसलिए कि तुमने जिस तरीके से इस जुर्म को अंजाम दिया वो बेचैन कर देता है सोच कर ही कि क्या कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। और इसीलिए मुझे फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये रंजन गोगोई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए, उन्होंने एक केस की सुनवाई के दौरान ये बात कही थी, बिना केस फाइल को खोले हुए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो केस कैसा होगा, उस केस में क्या कुछ हुआ होगा। आज वही कहानी आपके सामने है। कहानी मोहब्बत की नगरी आगरा, जहाँ ताजमहल है, वहाँ हुई एक मर्डर की। 15 मार्च 2013, 15 मार्च 2013 की बात है। आगरा में एक जगह है और दयाल बाग एक अच्छा खासा वहाँ पे लोकेशन है, लोकेलिटी है। तो इसी दयाल बाग के पास एक और जगह है जिसमें है खेल गांव। शाम के करीब 7:30 बजे होंगे। इस खेल गांव में तब तक अंधेरा हो चुका था, मार्च का महीना था, सर्दी लगभग जा रही थी, गर्मी आ रही थी। एक शख्स गुजर रहा होता है इस खेल गांव के पास से, अचानक देखता है कि सड़क किनारे एक ऑल्टो कार खड़ी हुई है। वो करीब जाता है, देखता कार के अंदर कोई नहीं है। अब सड़क किनारे जिस तरीके से बेतरतीब अंदाज में वो कार खड़ी थी, उस शख्स को कुछ शक होता है। वो फ़ौरन 100 नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पे एक ऑल्टो कार खड़ी है और कार के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है, कार के अंदर भी कोई नहीं है। अब एक लावारिस कार, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता है, टेरर थ्रेट और ये सारी चीज़ें, बॉम्ब, कुछ भी। तो जैसे ये कॉल आता है कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम से फ़ौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद PCR और फिर लोकल पुलिस पहुंचती है। खबर सच थी, देखा कि वहाँ एक ऑल्टो कार खड़ी है, कार का दरवाज़ा बंद है, कार में कोई नहीं है। किसी तरीके से खैर पुलिस फिर कार को खोलती है। कार के अंदर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सीट पर एक कागज़ का टुकड़ा मुड़ा हुआ मिलता है। पुलिस उस कागज़ के टुकड़े को खोलती है तो उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल का नंबर था। अब कार में कुछ नहीं, कार इस तरीके से खड़ी हुई है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा चलो एक क्लू है, इस नंबर पे डायल करते हैं। तो उस नंबर पे पुलिस ने फ़ोन मिलाया, पुलिस के एक बंदे ने। और जब फ़ोन मिलाया तो वो जो नंबर था, वो एक फ़ोन उठाने वाले ने बताया कि उनका नाम ऋषिपाल शर्मा है और ये उनका नंबर है। तो पुलिस ने पूछा कि एक गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी में ये आपका नंबर मिला है। तो उन्होंने बताया कि क्या नंबर है और कौन सी गाड़ी। उन्होंने कहा ऑल्टो है और ये नंबर है।
उन्होंने कहा ये तो मेरी अपनी गाड़ी है। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी यहाँ लावारिस क्यों खड़ी है? तो उन्होंने कहा ये गाड़ी मेरी बेटी सुबह लेकर निकली थी, उसको कॉलेज जाना था और वो कॉलेज गई थी, और मैं अपनी बेटी को लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, उसकी माँ फ़ोन कर रही है, 50 फ़ोन कर चुके हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब बेटी जिस कार में है वो कार लावारिस खड़ी हुई है, बेटी का कोई अता पता नहीं, माँ बाप परेशान, भागे भागे वो पुलिस के पास पहुँचते हैं। अब पुलिस को भी यह है कि एक गाड़ी मिली लावारिस और उस गाड़ी में माँ बाप के हिसाब से एक बेटी होनी चाहिए थी और वो है नहीं, तो फिर क्या मामला है? माँ बाप खैर आते हैं, उसके बाद पुलिस उनका बयान दर्ज करती है। तो ऋषिपाल बताते हैं कि उनकी एक बेटी है जिसका नाम है नेहा शर्मा, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार। नेहा शर्मा ने MSc किया पहले, फिर MPhil किया और अब PhD की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टरेट की, और वो भी आगरा के प्रतिष्ठित जो दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ से वो पढ़ाई कर रही थी PhD की। पढ़ने लिखने में बेहद तेज़ थी, माँ बाप को उस पर फ़ख्र था, नाज था। अब माँ बाप दोनों ने बताया कि हमेशा की तरह वो आज सुबह कॉलेज के लिए निकली, इंस्टीट्यूट के लिए, और वो गई। इंस्टीट्यूट जाने के बाद उससे बात भी हुई, लेकिन फिर उसको दोपहर 3 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, वो घर नहीं लौटी। तो माँ को फिक्र हुई, मैंने फ़ोन किया, कई बार घंटी बजी, किसी ने उठाया नहीं। फिर माँ करती रही, तो एक बार किसी लड़के की आवाज़ आई और उसने कहा कि दीदी सदर बाज़ार गई हैं। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अब माँ को लगा कि हो सकता मार्केट किसी काम से गई हो, लेकिन मन में ये भी है कि फ़ोन क्यों कोई और कैसे उठा रहा है। इसके बाद वो फिर फ़ोन करती रही, लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। कोशिश करते करते एक बार और फ़ोन उठा। इस बार फिर फ़ोन पे एक लड़के की आवाज़ आई और उसने कहा कि दीदी तो पिक्चर देखने, मूवी देखने गई हैं और वो इस वक्त लाइन में लगी हुई हैं, टिकट ले रही हैं। इतना कहने के बाद फ़ोन कट गया। अब इसके बाद 50 फ़ोन किया, फिर नेहा से कोई बात नहीं हुई। अब उन्होंने ये बयान दिया, गाड़ी लावारिस मिली है, नेहा का सुराग नहीं है। अब मामला हाई प्रोफाइल, पुलिस ने फ़ौरन अपनी टीमें लगाई, आसपास जहाँ जहाँ वो थिएटर, सदर बाज़ार, सब जगह ढूंढा गया, कहीं नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। अगला दिन आ गया, 15 मार्च के बाद 16 मार्च की तारीख आ गई। 16 मार्च को भी कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस कॉलेज पहुंचती है, नेहा के तमाम दोस्तों से, तमाम क्लासमेट से, इन लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है, इस तफ्तीश के दौरान, कि आखिरी बार नेहा को इसी दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक लैब के पास देखा गया था, और ये बायोटेक्नोलॉजी लैब था, और इस लैब के पास उसे देखा, किसी विटनेस ने बताया, कोई स्टूडेंट था। तो पुलिस को लगा कि इस लैब के पास इसका मिलना आखिरी सुराग था, तो अब क्या करें। पुलिस ने इधर उधर ढूंढा, उसके बाद अब लैब के अंदर तलाशी जाकर लेने का फैसला किया। लैब का दरवाज़ा खुलवाया गया, दरवाज़ा खुला, जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, पुलिस सन्न रह गई। पूरा लैब का जो फर्श था वो खून से सना हुआ था, और उसी फर्श पर ज़ख्मी हालत में, दूर से ही देख कर लग रहा था कि कितनी बुरी तरह से मारा गया है, नेहा की लाश पड़ी थी। सलवार उसका घुटनों तक था, जिस्म पे अलग अलग जगहों पे तेज़ धार हथियार के निशान थे। पास ही एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, ग्लास का, जिसको देखकर लग रहा था कि शायद उस टुकड़े से भी हमला किया गया। बट जिस तरीके से लाश की हालत थी, पुलिस को लगा कि जिसने भी मारा बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। अब खैर इस दौरान में माँ बाप को खबर की गई। माँ बाप को जब ये पता चला, जो गम का पहाड़ टूटा, वो माँ बाप, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। खैर पुलिस को अपना काम करना था, पुलिस ने लाश उठाई, उसके बाद अस्पताल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अब ये मामला जो है एक कत्ल का हो चुका था। सुबह होते होते सारे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, आगरा में ये बात फैल गई, एक PhD स्टूडेंट्स का इतनी बेरहमी से कत्ल। स्टूडेंट्स भी गुस्से में आ गए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर सड़कों पे आ गए, ट्रैफिक जाम करने लगे, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अखबारों में, मीडिया में ये खबरें आ गई, और इस खबर को लेके पूरी हर तरफ लोगों का गुस्सा, आक्रोश पुलिस के ऊपर। अब आगरा पुलिस के ऊपर और दबाव कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाओ। आगरा पुलिस लगी रही, जितने भी लोगों से पूछताछ हो सकती थी पूछताछ करती रही। करीब 250 लोगों से पूछताछ पुलिस कर चुकी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इधर दिन बीतता जा रहा है, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है।
इसी पूछताछ के दौरान एक दिन इसी इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने एक पुलिस वाले से कहा कि एक लड़का है जिसका नाम है उदय, आप एक बार उससे पूछताछ करो और शायद कोई सुराग मिले। अब पुलिस ने जो है वो उदय से पूछताछ करनी शुरू की। अब वो लड़का भी बहुत हाई प्रोफाइल, उसके रिश्तेदार नाना शायद IAS अफसर थे, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। उसने कहा कि हाँ मैं कई बार मिला था, देखता था, लेकिन और पुलिस को भी लगा कि उसको कोई ऐसी जानकारी नहीं है। इसी दौरान एक और चीज़ हुई। पुलिस को पता चला कि जिस लैब से ये लाश मिली है उस लैब के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस कंस्ट्रक्शन का काम का एक ठेकेदार था जिसका नाम है विशाल। तो पुलिस इस उम्मीद पर कि शायद विशाल ने 15 मार्च की शाम को कुछ देखा हो, क्योंकि वो साइट पे था, तो एक इम्पॉर्टेंट गवाह हो सकता है। तो विशाल को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची। जब घर पहुंची तो अजीब चीज़ देखने को मिली। पुलिस ने देखा कि घर के बाहर विशाल की साइकिल खड़ी है और उस पर लाल लाल कुछ धब्बे लगे हुए हैं, ऐसा लगा खून का निशान है। फिर पुलिस ने देखा कि विशाल के जो कपड़े हैं वो बाहर धुले हुए हैं, उस पर भी कुछ लाल लाल रंग के निशान हैं। और तो और देखा कि विशाल के जो जूते हैं वो भी टंगे हुए, उसको शायद धोकर टांगा गया था और उस पर भी कुछ लाल मार्क्स हैं, निशान हैं। अब लाल रंग ये इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, शायद ये खून के धब्बे हों, खून के निशान हों। और उसी लैब के आसपास विशाल काम कर रहा था एक ठेकेदार के तौर पर। तो इतने शक काफ़ी थे। पुलिस ने विशाल को उठाया, थाने ले गई। अब उससे पूछताछ शुरू हुई हर तरीके से, लेकिन विशाल हर बार यही कहे कि वो बेकसूर है। तब तक पुलिस ने ये जो सारी चीज़ें, कपड़े, साइकिल और उसके जूते, इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। 3 दिन तक पुलिस ने विशाल को अपनी हिरासत में रखा और वो लगातार 3 दिन तक इनकार करता रहा। तीसरे दिन फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये लाल रंग खून के निशान नहीं है, बल्कि ये पेंट है। अब पुलिस के हाथ फिर खाली, विशाल को छोड़ना पड़ा। पुलिस जहाँ की थी वहीं तक रही। इधर इस दौरान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की वजह तो सामने थी कि एक्सेस ब्लीडिंग, ज़्यादा खून बहने से, जिस्म पे 17 जख्मों के निशान थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक अजीब चीज़ थी। रेप हुआ है या नहीं हुआ इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधी अधूरी थी। वो ये कह रहा है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो कॉन्क्रीट कुछ नहीं था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उलझाने वाला। इधर विशाल भी हाथ से निकल गया, कोई सबूत नहीं। लगभग 15 दिन हो गए। अब इधर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, छात्रों के अंदर गुस्सा भी है और पुलिस के हाथ खाली हैं। तब पुलिस ने फिर अपनी गलतियों को कुछ सुधारने का फैसला किया। पहले 2 दिन पुलिस को आमतौर पर हर केस में ऐसे ही होता है, हल्के में लेते हैं। अब 15 दिन हो गए थे, दबाव था ऊपर से आला अफसरों का भी प्रेशर, गवर्नमेंट का भी और आम लोगों का भी। 15 दिन के बाद पुलिस ने तय किया कि चलते हैं उस लैब को जिसको सील करके रखा हुआ था और एक बार फिर वहीं से सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इस बार पुलिस की टीम अपने साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर जाती है। लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ छोटी से छोटी चीज़ों को वो कलेक्ट करते हैं एक सबूत के तौर पर। इसी तलाश के दौरान उन्हें लैब के फर्श से कुछ बाल मिलते हैं। वो बाल का साइज़ देखकर एहसास हो रहा था कि ये किसी लड़के का है। अब पुलिस ने वो बाल उठाया और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इधर उस प्रोफेसर के अलावा कुछ और लड़कों ने फिर पुलिस से कहा कि आप गलत दिशा में जांच कर रहे हैं, आप उदय के ऊपर नज़र रखिए और उदय को इन्वेस्टिगेट कीजिए, पहली सुलझ जाएगी। अब पुलिस ने फिर इस बार उदय के घर जाकर जांच, उससे इंट्रोगेट करने का फैसला किया। घर भी पहुंची पुलिस। अब वो पावरफुल लोग, IAS की फैमिली, उन्होंने उल्टे पुलिस के ऊपर, पुलिस के खिलाफ केस कर दिया कि ये हमें हरास कर रहे हैं। अब पुलिस भी डर रही है कि भैया बड़े लोग हैं, पता नहीं कहीं कोर्ट वोट ना पहुंच जाए, हमारी बद पिट जाए, इधर केस सुलझ नहीं रहा है। अब इधर धीरे धीरे 250 लोगों से पूछताछ, इसमें जीरो इन करते करते अब 22 सस्पेक्ट बचे और उन 22 में उदय भी है। इसी दौरान फिर पुलिस को पता चलता है कि लैब में एक टेक्नीशियन है और उस टेक्नीशियन, उसका नाम है यशवीर संधू। एक विटनेस ने बताया कि 15 मार्च 2013 की शाम उसने उस ऑल्टो कार में यशवीर संधू को देखा था। अब पुलिस के लिए बड़ा खुलासा था, हालांकि लेट मिला था, जानकारी लेट मिली। पुलिस ने यशवीर संधू को उठाया। उसने कहा कि हाँ, वो गाड़ी में चला रहा था, लेकिन मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है और ये गाड़ी मुझे वहाँ तक जहाँ पे छोड़ा है
उदय ने कहा था छोड़ने के लिए। अब पुलिस को लगा कि एक पहला, लेकिन उसने कहा कि उदय ने क्या किया था ये मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि उदय कब कहाँ किया था, कत्ल में शामिल है नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब पुलिस के फिर हाथ खाली, इधर डर भी रही है कि बड़े ताकतवर लोग हैं, कितनी बार पूछताछ करूं। इसी दौरान में एक बार पहली चीज़, अच्छी चीज़ हुई, वो ये कि जो 15 दिन के बाद लैब से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उसकी रिपोर्ट आ गई। जो फर्श से बाल बरामद हुए थे, 22 लोगों के सैंपल भेजे गए जो सस्पेक्ट बचे थे, उनमें से एक उदय भी था। और वो सारे बाल जो वहाँ से कलेक्ट किए गए थे उदय से मैच कर गए। अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई तब तो पुलिस के पास शक की कोई वजह बची नहीं। इसी के बाद पुलिस ने उदय को उठाकर उससे फिर से पूछताछ करने का फैसला किया, तीसरी बार। इस बार पुलिस ने उससे अपने हिसाब से तमाम तरीके से बात की, पूछताछ की, मनोचिकित्सक को भी बिठाया, बार बार एक सवाल को 1000 बार पूछा ताकि वो कहीं पे भी कुछ गड़बड़ बोल रहा है तो फिर सच बोले, ये भी एक तरीका होता है। और आखिरकार इस लंबे इंट्रोगेशन, लंबी पूछताछ के बाद उदय टूट गया और उसने कन्फेस कर लिया। उसने कहा कि हाँ, नेहा शर्मा का कत्ल उसने किया है। 39 दिन बीत चुके थे इस मर्डर केस को। 15 मार्च को शुरू हुआ था और उसके बाद 23 अप्रैल 2013 को आगरा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उसने इस केस को सुलझा लिया है और यशवीर संधू लैब टेक्नीशियन और उदय, इन दोनों को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो सारी सेक्शन और धाराएं थे वो सिर्फ और सिर्फ मर्डर के थे। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर नहीं हुआ, इसलिए रेप के चार्जेस नहीं लगाए। इधर इतनी देर हो चुकी थी, 39 दिन हो चुके थे और लोगों को पुलिस मोटिव भी नहीं थी कि अगर रेप नहीं हुआ तो सिर्फ कत्ल क्यों हुआ, वजह क्या थी। तो पुलिस के इस आधी अधूरी तफ्तीश को लेकर लोगों में गुस्सा था। इसके बाद मांग की जाने लगी, खुद नेहा शर्मा के फैमिली ने मांग की कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और आखिरकार इस मामले में राज्य सरकार ने, यानी यूपी की गवर्नमेंट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और सीबीआई को, इधर पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी जिसमें अभी ये याद रखिए कि उस पर रेप का इल्ज़ाम नहीं लगाया। पुलिस ने 16 जुलाई 2013 को चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन इसके चार्जशीट दाखिल करने के बाद लोगों में गुस्सा आया क्योंकि रेप का इल्ज़ाम लगा नहीं था और मर्डर का मोटिव क्लियर नहीं कर पा रही थी लोकल पुलिस। तो 22 जुलाई को सीबीआई जांच की यूपी गवर्नमेंट ने सिफारिश कर दी और 29 अगस्त को आखिरकार सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। इधर यशवीर और उदय को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन कमाल देखिए कि 1 साल के बाद ही, बल्कि 1 साल भी क्या, 13 का ये मामला था, 11 फरवरी 2014 को दोनों को कोर्ट ने ज़मानत भी दे दिया। अब दोनों बेल पे बाहर। इधर सीबीआई को जांच मिली, अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने जांच की, तमाम फॉरेंसिक नमूने, हालांकि वो पुलिस ने ही उठाए थे, उनकी दोबारा जांच की गई, अच्छे से लैब में जांच की गई और जो सारे बॉडी के पार्ट्स थे उस वक्त की जो जांच रिपोर्ट थी उसको निकाली गई। फिर सीबीआई ने ये पाया कि नेहा शर्मा का रेप हुआ था और रेप के बाद ही मर्डर हुआ था और उससे पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। अब जो कहानी सीबीआई ने फिर ये सारी तफ्तीश की, तो इसके बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की अदालत में और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर ये कहा कि जो आगरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी कि सिर्फ मर्डर है, ये गलत है, ये रेप एंड मर्डर है। सीबीआई की कहानी के हिसाब से उदय लगातार नेहा शर्मा के पीछे पड़ा हुआ था, उसे तंग भी करता था, उसको लेकर बुरी नीयत रखता था। 15 मार्च को नेहा कॉलेज गई, उसके बाद वो लैब की तरफ आई। इत्तेफाक से कोई और लैब में था नहीं, टेक्नीशियन जो है उसका जानने वाला था। लैब के अंदर क्लोरोफॉर्म रखा हुआ था, तन्हाई में कोई और था नहीं, मौका देखकर उसने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, लेकिन उससे पूरी तरह से नेहा बेहोश नहीं हुई। बेहोश नहीं हुई और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसने विरोध किया। इस पे फिर उसने उसके ऊपर हमला किया। बराबर में एक शीशा था, वो उठाकर उसने मारा और फिर इसके बाद उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, राज खुल जाएगा, अगर ये बच गई तो फिर बेतहाशा उसने मारा। 17 वार किए और जब वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसे मार रहा था, उस वक्त नेहा का मोबाइल उसके पास था और लगातार घंटी बज रही थी और वो फ़ोन जो 2 बार जब उसने उठाया तो लगभग वो नेहा के ऊपर हमला करके उसे मार चुका था और उसी ने फ़ोन उठाया।
और उसकी माँ से कहा पहली बार कि दीदी सदर बाज़ार गई है, दूसरी बार कहा कि वो मूवी देखने जा रही है और टिकट लेने के लिए लाइन में लगी हुई है, जिसको जस्टिस गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट में तब कहा था जब ये बेल के लिए आया था, वो अभी बताता हूँ आपको। तो सीबीआई की चार्जशीट आ गई, रेप का मामला दर्ज कर लिया गया और इसके दर्ज होते ही सीबीआई ने बेल का विरोध किया। इसके बाद इन दोनों की ज़मानत अर्जी खारिज हो गई, दोनों को फ़ौरन वापस आगरा जेल में डाला गया। फिर वक्त बीता, कुछ साल के बाद 2018 में इधर चूंकि इसको मर्डर केस में बेल मिला था, अब सीबीआई ने चार्जशीट में रेप लगाया, तो रेप में अब ज़मानत मिली नहीं थी, निचली अदालत ने दी नहीं, ऊपरी अदालत ने इनकार किया। तो अब उदय पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा कि हमें एक मामले में तो बेल मिल गई, दूसरे मामले में दे दी जाए। तब चीफ जस्टिस गोगोई की ये अदालत थी और ये कहानी उस वक्त मीडिया में और हर तरफ थी, और तब उन्होंने कहा था कि ये वही केस है ना जिसमें एक पीएचडी स्टूडेंट को बड़ी बेरहमी से मारा गया, उसके जिस्म पर 17 चाकू के निशान थे, और जब कत्ल हो रहा था तब उसकी मोबाइल की घंटी बज रही थी और कत्ल होता जा रहा था। तो ऐसे अपराध, ऐसी चीज़ें जहन से जाती नहीं है, बेचैन करती हैं, और ऐसे मामले में ऐसे शख्स को कोई कैसे ज़मानत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जो लैब टेक्नीशियन था उसको बरी कर दिया, क्योंकि उसका इस कत्ल में और रेप में कहीं से कोई रोल नहीं नजर आया। अक्यूज सिर्फ एक को बनाया, उदय को। यह मामला अब भी लोअर कोर्ट में है। अब आप ये देखिए कि 2013 का केस है, ये 9 साल हो गए। उदय आगरा की जेल में बंद है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। आज भी नेहा शर्मा के माँ बाप इंसाफ की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब फैसला आए, कब उनकी बेटी के इस कातिल को कड़ी से कड़ी, तब उनके हिसाब से फांसी की सज़ा मिले। लेकिन 9 साल तो हो गए, अभी तक निचली अदालत का फैसला नहीं आया। अभी इसके बाद ऊपरी अदालत में जाना है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो भाई कितने केसों को रोएं, कितनों की शिकायतें करें, न मालूम कितने और बरस लग जाए एक माँ बाप को इस उम्मीद पे कि कब उनके साथ इंसाफ होगा। तो ये थी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।